बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर एस्पिरेंट्स अस्सलाम वालेकुम बाबर नदीम हेयर डियर एस्पिरेंट। आज हम सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस या जिसको कहते हैं कंडोनेशन ऑफ डिले के बारे में जो सेक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको हम देखेंगे, ना सिर्फ हम इसको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें आपको गाइड करूंगा। डियर एस्पिरेंट, आप में से बहुत सारे लोग आज सीपीसी का लेक्चर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन ये लिमिटेशन का लेक्चर है। इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सीपीसी पे होगा। डियर एस्पिरेंट्स, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, टू शेयर इट, और आल्सो आपने कमेंट्स में लिखना है कि सर मैंने इसको जो है वो शेयर कर दिया है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक एक्टिविटी के बारे में सोचा है। वो ये है कि मैं आपको ये लेक्चर दूंगा, आप इसके अपने नोट्स बनाओगे, मेरी बातों को सुन के कुछ मैंने भी रफ चीज़ें लिखी हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद हम एक कंपटीशन करेंगे और वो क्या होगा, कंपाइलेशन ऑफ माय लेक्चर, यानी आपने उसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन वे में विद हेडिंग्स उसको शॉर्ट फॉर्म में जो है वो व्हाट्सएप पे या यूट्यूब में कमेंट्स में उसको शेयर करना है। और उसके बाद मैं और मेरी एडमिन टीम जो है उसमें से जो 3 बेस्ट कंपाइलेशंस होंगी, बेस्ट अटेम्प्ट्स होंगी, वो उनको सिलेक्ट करेंगे और वो हमारे विनर होंगे। ठीक है, उनको हम एडमिन के राइट भी देंगे। और इसका मकसद हमारा क्या है कि आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन लेके आना, आपके अंदर एक जज्बा पैदा करना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना कि यू कैन डू इट। अब इस एक्टिविटी को आप लोगों ने कामयाब करना है। और मैंने देखा है कि माशाल्लाह जब से आप लोगों ने शेयर करना शुरू किया है तो तकरीबन 15-20 लोगों ने 1-2 दिन में हमारा चैनल ज्वाइन किया है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम सब लोग शेयर करना शुरू कर दें तो यकीन जानिए इतने लोग आ जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त लर्निंग होगी, इतनी एक्टिवेशन होगी, इतनी मोटिवेशन होगी आपके लिए भी मेरे लिए भी कि आप सोच भी नहीं सकते। नहीं जी, अब मैं ज़्यादा हाइल नहीं होऊंगा लेक्चर में और आपके दरमियान, तो हम लोग जो है इसको जो है वो शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है इंशाल्लाह आप बहुत सीखेंगे। सेक्शन 5 स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है और इसमें है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस। अच्छा, इसको मैंने इस तरह से डिवाइड किया है। सबसे पहले ये है कि व्हाट इज सेक्शन 5, व्हाट इज सेक्शन 5। तो आप उसका जो टाइटल है उसको देखें, वो कहता है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है। अच्छा, एक्सटेंशन ऑफ से क्या मुराद है कि जो एक टाइम दिया गया है उसको क्या कर दिया जाए, उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कौन सा पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो कि शेड्यूल 1 में दिया हुआ है, जिसके बारे में हमारा एक लेक्चर भी था जिसमें हमने शेड्यूल की डोमिनियन उसको हमने उसका तिया पांचा किया, उसको याद करना हमने सीखा। ठीक है, उसको मेमोराइज करने का तरीका सीखा। ठीक है। इन सर्टन केसेस, इन सर्टन केसेस से मुराद क्या है कि सेक्शन 5 जो है वो हर केस पे अप्लाई नहीं होना, वो कुछ ही केसेस होंगे जिन पे अप्लाई होगा। तो आपको इसकी वर्डिंग से समझ आ गई कि सेक्शन जो 5 है वो एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सर्टन केसेस की बात करता है। अच्छा, मैं जल्दी से आपको ना एक बात बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग जो है ना वो आगे चलते हैं। ये देखें, सबसे पहले हमने सेक्शन 3 पढ़ा था। ओहो, किधर चले गए हो। सेक्शन 3 हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन हमने पढ़ा था डिसमिसल ऑफ सूट सब्जेक्ट टू प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 25, जिसमें कि हमारा आज का लेक्चर सेक्शन 5 भी शामिल है। एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड अपील प्रेफर्ड and application made after the period of limitation prescribed thereof by the first schedule first shall be dismissed although limitation has not been set up as a defense। तो क्या कहना चाहता है, वो कहता है कोई भी अपील या प्रेफर या एप्लीकेशन या जो भी है, वो अगर जो शेड्यूल में लिमिटेशन बताई गई है, ये लिमिटेशन जो है अगर इसके दौरान मसलन ये पहला टू कंटेस्ट एन अवार्ड और ये कितने दिनों में आना था, 30 डेज में आना था। वो कहता है अगर आप 30 डेज में नहीं आए तो आपका सूट क्या हो जाएगा, आपका सूट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिसमिस। ऐसे ही बच्चों, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 25 का क्या मतलब था, उसकी एक्सेप्शंस हैं
4 से लेके 25 सेक्शन तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक्शन 5 है वो जो जनरल रूल है सेक्शन 3 कहता है, जो कहता है कि पीरियड जो शेड्यूल में लिमिटेशन लिखी है आपने बस उसी के दौरान अपना उसी के अंदर अंदर रह के अपना दावा दायर करना है। सेक्शन 5 उसकी जो है वो क्या है, एक एक्सेप्शन है जिसमें टाइम क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा, अब हम ओवरव्यू ले लेते हैं इसका सेक्शन 5 का। सेक्शन 5 क्या ना क्या चाहता है, सेक्शन 5 ये आ गया, होप कि आपको नजर आ रहा है। वो कह रहा है एन अपील और एप्लीकेशन फॉर रिवीजन और रिव्यू ऑफ जजमेंट और फॉर लीव टू अपील और एनी अदर एप्लीकेशन टू विच दिस सेक्शन मे बी मेड एप्लीकेटर बाय अंडर एनी enactment for the time in force may be admitted after period of limitation prescribed thereof when the appellant or applicant satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal और मेकिंग दी एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड। वो ये कहता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक अपील, सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ रिव्यू ऑफ जजमेंट, ठीक है, या एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील या कोई एनी अदर एप्लीकेशन टू विच दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल, सिर्फ वो सर्टन केसेस से मुराद है ये वाली सिर्फ होंगी। तो उस सूरत में अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि दे वर सफिशिएंट काज, कि ऐसी काजेस थी जिसकी वजह से वो विद इन टाइम जो के शेड्यूल में दिया है वो नहीं आ सका, तो फिर वो क्या करेगी कोर्ट कि उसके उस लिमिटेशन पीरियड को क्या करेगी, कोर्ट एक्सटेंड कर देगी। ये तो अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया है ना, अब हम इसको जो है जरा डिटेल के अंदर जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको सेक्शन 5 बता दिया कि अगर वो सफिशिएंट कॉज बता दे कि वो शेड्यूल में दी गई लिमिटेशन के मुताबिक क्यों नहीं आया, तो कोर्ट क्या करेगी, उसका टाइम एक्सटेंड कर देगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई सेक्शन 5, सेक्शन 5 की जरूरत क्यों पड़ी भाई, सेक्शन 5 क्यों बना? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेक्शन 5 की जरूरत क्या पड़ी। देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले आप पहले लेक्चर पे आ जाएं जिसमें हमने ये पढ़ा था कि लिमिटेशन का ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या है। लिमिटेशन का ऑब्जेक्ट एंड पर्पस जो कि हमने लैटिन 2 मैक्सिम भी पढ़े थे वो ये था कि भाई के लॉ की मंशा ये है कि भाई अगर आपकी कोई लिटिगेशन है ना, आप कोर्ट से कोई रिलीफ चाहते हो तो आप विद इन अ टाइम आओ। ये नहीं हो सकता कि आज आपको कोई इश्यू है और आपकी चौथी नस्ल उठ के जो है कोर्ट में जो है वो दावा करे। कोर्ट ये चाहता है कि एक लिमिट, अगर किसी की कोई ग्रीवेंस है, लिमिटेशन है, तो विद इन टाइम जो है वो डिसाइड हो जाए। अगर हम लिमिटेशन नहीं रखेंगे तो कोर्ट्स में इतने केसेस हो जाएंगे कि उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, लोग 100 साल बाद उठ के भी जो है वो केसेस करेंगे। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। किसका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस था? लिमिटेशन एक्ट का, कि भाई हर चीज की लिमिटेशन आपको बताई जा रही है, अगर नहीं बताई जा रही तो याद रखो अगर वो एप्लीकेशन है तो 3 साल के अंदर आ जाओ, और अगर वो दावा है तो आप 6 साल के अंदर अंदर जो है वो कोर्ट में जो है वो आके तो आप अपना वो राइट जो है उसको क्या कर लो, एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। लेकिन अच्छा, ये तो हो गया लिमिटेशन, उसका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट एंड पर्पस अचीव कैसे हुआ? सेक्शन 3 ने ये कह दिया, सेक्शन 3 ने ये कह दिया कि भाई लिमिटेशन के बाद वो दावा खारिज कर देना। अगर वो विद इन टाइम नहीं आया, यानी शेड्यूल ने लिमिटेशन बता दी और सेक्शन 3 ने ये कह दिया कि अगर वो विद इन टाइम नहीं आया तो वो लिमिटेशन जो है उसकी बुनियाद पे उसका दावा क्या कर दो, उसकी एप्लीकेशन, उसका रिव्यू क्या कर दो, उसको खारिज कर दो। तो इस तरह से लिमिटेशन एक्ट का जो एक ऑब्जेक्टिव था कि एक खास पीरियड के दरमियान लॉ हेल्प्स द विजिलेंट एंड नॉट द इंडोलेंट, कि अगर एक बंदा अपने राइट्स पे सोया हुआ है तो एक खास पीरियड के बाद उसको कोर्ट जो है वो इंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन अब जो सवाल उठता है वो ये है कि एक शख्स जो था वो कोर्ट आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ, वो अस्पताल पहुंच गया, तो अब उस बेचारे का क्या कसूर?
अब लिमिटेशन का जो लॉ है सेक्शन 3 रेड विद शेड्यूल, वो बेचारा क्या करे, उसके सामने ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए कि वो कोर्ट के अंदर पेश ही नहीं हो सकता था। कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से वो कोर्ट में नहीं आ सका, उसको खुद को कोरोना हो गया, वो उस वजह से नहीं आ सका, जलजला आ गया, सैलाब आ गया, रास्ते बंद हो गए, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं आपको कितनी मिसालें दूं, ठीक है, या वो बंदा जो है वो बैरून मुल्क था, तो ये उसका क्या कसूर बेचारे का। तो ये वो रीजन है कि उन्होंने सेक्शन 5 को जो है वो क्या किया, इंसर्ट किया, उन्होंने शामिल किया कि भाई किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। पहले तो उन्होंने सेक्शन 3 के तहत जो है वो उन्होंने सबको कह दिया खारिज कर दो अगर वो विद इन टाइम नहीं आया, लेकिन सेक्शन 4 से लेके 25 तक उन्होंने वो सिचुएशंस रखी जहां पे कोर्ट एक टाइम को एक्सटेंड या एक्सक्लूड जो है वो कर सकता है। और उसमें एक सेक्शन 5 था जो कहता है कि अगर वो कोर्ट को आके सेटिस्फाई कर देता है कि ये सब ऐसी सफिशिएंट कॉज, ऐसी रीजन, ऐसी गुड एंड जेन्युइन रीजन थी कि जिसकी वजह से अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे जिसको मैं विद ड्यू केयर एंड अटेंशन जो है मैं अवॉइड नहीं कर सका, तो उस सूरत में कोर्ट उसका पीरियड जो है उसको क्या करेगी, कोर्ट एक्सटेंड कर देगी। ठीक है, तो ये था उसका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। मैंने आपको बताया सेक्शन 5 क्या है, मैंने आपको बताया उसका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या है। अब आ जाते हैं होम टू अप्लाई सेक्शन 5। सर्टन केसेस से क्या मुराद है। अच्छा, अब मैं आपके लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताने लगा हूं। देखिए मेरी बात सुनिए, लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 3 क्या कहता है, वो कहता है कि भाई एक जो दावा है ना जो शेड्यूल के मुताबिक नहीं आया, जो एंड पे दिया हुआ है, तो उसको क्या करना, आपने खारिज कर देना है। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या हर ऑर्डर और हर लॉ की लिमिटेशन यहां दी हुई है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मसलन ऑर्डर 37 है जिसमें वो कहता है लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन उसने 10 दिनों में देनी है, या प्रियम्पशन का दावा 4 माह में होना है। हो सकता है वो इस शेड्यूल के अंदर ना लिखा हो। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई करेगा, उन ऑर्डर डिक्रीज के ऊपर अप्लाई करेगा जो के शेड्यूल में दिए गए होंगे। आखिर में जो शेड्यूल है उसके अंदर दिए गया होगा। तो अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर वो जो लॉज हैं, जैसे मैंने बताया ऑर्डर 37 है, उसमें 10 दिन के अंदर लीव टू डिफेंड है, रेंट लॉ है उसमें भी आपने लीव टू डिफेंड देनी होती है 10 दिन के अंदर, तो फिर उनकी लिमिटेशन का क्या असूल है, उनको कौन सा लॉ जो है वो गवर्न करेगा। तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए ना सेक्शन 129 में ले जाता हूँ। किस में ले जाता हूँ बच्चों? 129 में। कहाँ है भाई सेक्शन 129? ओ सॉरी, सेक्शन 29 सब सेक्शन 2। ये देखें, सेविंग है ना, ये सब सेक्शन 2 पढ़े। कह रहा वेयर एनी स्पेशल और लोकल लॉ प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन डिफरेंट फ्रॉम द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड thereof by the schedule, the provision of section 3 shall apply as if such period were prescribed thereof in that schedule, and for the purpose of determining the period of limitation prescribed for any suit, appeal or application by any special law or local, the provision contained in section 4, 9, 18 says shall apply only so far as to the extent to which they are not expressly excluded by special or local law। पता वो क्या कहना चाहता है? वो कहता है कि अगर किसी भी स्पेशल लॉ में ये लिख दिया गया कि भाई इसकी इतनी लिमिटेशन होगी बस, तो वो कहता है कि आपने फर्ज कर लेना है कि वो जो उसने लिमिटेशन बताई है वो शेड्यूल में शामिल है। मतलब क्या, जब वो ये कहेगा कि सेक्शन 3, उसको फर्ज कर लें कि सेक्शन 3 और शेड्यूल उस पर अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सारा लिमिटेशन एक्ट भी उस पर अप्लाई हो गया।
ऐसे ही है ना, क्योंकि 4 to 25 उसकी एक्सेप्शंस है। तो दिस इज द वे कि अगर शेड्यूल के अंदर किसी की लिमिटेशन नहीं दी तो वो सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के तहत जो है जनरल रूल ये है कि अगर उसकी लिमिटेशन उस स्पेशल लॉ में दी है, उस लोकल लॉ में दी है, तो फिर लिमिटेशन एक्ट भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 4 और 9 और तो 18 और सेक्शन 22 जो है ये उसी सूरत पे अप्लाई होंगे अगर उस लॉ में ये स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं किए गए। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया इन सेक्शंस को तो ये अप्लाई नहीं करेंगे उस केस के अंदर, ठीक है। तो लेकिन रिमेनिंग प्रोविजन जो है वो शैल नॉट, अच्छा जी, द रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई। अच्छा, और इसके अलावा जो बाकी प्रोविजंस हैं वो कह रहा है वो अप्लाई नहीं करेंगी उस लॉ के अंदर जो कि शेड्यूल में और लिमिटेशन के अंदर जो है वो शामिल नहीं है। होप कि आपको मेरी इस बात की जो है वो समझ आ गई। अच्छा, अब मैं जो आपको बात बताना चाह रहा था वो ये था, सर्टन केसेस से मुराद ये है कि भाई एक तो वो केसेस जो कि कहाँ पे शामिल हैं, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में शामिल है, जिनकी लिमिटेशन दी हुई है, और उनमें से भी क्या अपील, एप्लीकेशन फॉर रिवीजन और एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट। बच्चों क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि अगर फॉर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ एन ऑर्डर है तो सेक्शन 5 अप्लाई नहीं करना, जजमेंट है ना, अनलेस के वो जो ऑर्डर है दैट इज फॉलोड बाय अ जजमेंट। देखें, ऑर्डर के थ्रू भी जजमेंट हो सकती है, तो उस सूरत में तो समझ आती है, वरना अदरवाइज कोर्ट का हर ऑर्डर जो है उस पर सेक्शन 5 अप्लाई नहीं करेगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील, उस पर सेक्शन अप्लाई सर्टेन केसेस में शामिल है। और उसके बाद जिसमें कोई लॉ ये कह दे, आपने अक्सर देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है कि सेक्शन 5 शैल अप्लाई। ऑर्डर 9 रूल 13 जो है, ऑर्डर 9 सेटिंग साइड एक्स पार्टी जो है, उसमें लिखा हुआ है कि वो अगर एप्लीकेशन ऑर्डर 9 रूल 13 की आती है तो उस पे जो है वो सेक्शन 5 की लिमिटेशन जो है वो क्या करेगी, अप्लाई करेगी। तो वो कह रहा है, ये वो है असल में जो वो बताना चाह रहा है कि अगर शेड्यूल में एक लिमिटेशन नहीं दी हुई, ठीक है, तो उस पर सेक्शन 5 अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन अगर वो लॉ जिसमें वो लिमिटेशन दी गई है अगर वो स्पेसिफिकली कह दे सेक्शन 5 अप्लाई करेगा तो सेक्शन 5 जो है वो अप्लाई करेगा। हो क्या आपको सर्टेन केसेस की समझ आ गई? तो जी समझ आ गई, ये है वो सर्टेन केसेस के जिसके ऊपर जो है वो क्या कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है। आगे क्वेश्चन है, व्हाई नॉट एप्लीकेबल टू सूट्स। देखें, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, हमेशा याद रखें सेक्शन 5 की जो एप्लीकेशन लगेगी कंडोनेशन ऑफ डिले में वो कभी सूट के साथ नहीं लग सकती, ठीक है। और उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि सूट्स के लिए मैकेनिज्म अलहदा बता दिया गया, याद करें कहां, ऑर्डर 7 रूल 6 में। मैंने आपको पढ़ के भी बताया था, ऑर्डर 7 रूल 6 ये कहता है कि अगर वो समझता है कि उसकी लिमिटेशन उसका सूट जायदुल मियाद है और लिमिटेशन एक्ट की ये प्रोविजन जो है वो उसको सपोर्ट करती हैं और उसके उस टाइम को एक्सक्लूड करती हैं, तो वो फिर अपनी प्लेंट के अंदर ही वो ग्राउंड से ले लेगा, उसको अलहदा से वो दावा जो है वो दायर नहीं करना पड़ेगा। ऑर्डर 7 रूल 6 आप प्लीज उसको पढ़ लें। तो दिस इज द रीजन कि जो सेक्शन 5 है उसमें सूट का जिक्र नहीं है, क्योंकि सूट के लिए जो है वो अलहदा से जो है वो लिमिटेशन बता दी गई। इसी तरह एग्जीक्यूशन का भी जिक्र नहीं है, एग्जीक्यूशन का भी यहाँ जिक्र नहीं है, ठीक है। और खैर एग्जीक्यूशन एक एप्लीकेशन होती है और वो ओमनीबास 3 साल के अंदर आना है, प्लस सेक्शन 48 जो है लिमिटेशन एक्ट का वो उसकी लिमिटेशन के बारे में डील करता है। उस पर भी हम एक सेपरेट लेक्चर एग्जीक्यूशन के सिलसिले में जो है हम रखेंगे। होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई कि जो सेक्शन 5 है वो किन किन केसेस में जो है वो अप्लाई होता है। अब आगे चलते हैं, आगे है व्हेन सेक्शन 5 अप्लाइज। व्हेन सेक्शन 5 अप्लाइज तो उसका जवाब ये है, व्हेन कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट ही हैड अ सफिशिएंट कॉज, तो सेक्शन 5 अप्लाई करेगा। अब सेटिस्फाइड से क्या मुराद है, देखें उसने ये नहीं लिखा कोर्ट हैज अ रीजन। रीजन का मतलब तो फिर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन खत्म हो गई,
रीजन होगी तो कोर्ट देगा। उन्होंने लिखा नहीं कोर्ट सेटिस्फाइड, इसका मतलब है उन्होंने कोर्ट के ऊपर कंफर कर दी क्या, डिस्क्रेशन। लेकिन वो डिस्क्रेशन होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए इन जुडिशियल मैनर, नॉट इन आर्बिट्रेरी मैनर। और फिर कोर्ट सेटिस्फाइड हो किसके बारे में, दैट ही हैड अ सफिशिएंट कॉज, कि उसके पास एक सफिशिएंट कॉज थी कि वो कोर्ट में जो है वो नहीं आ सका। अच्छा, अब सफिशिएंट कॉज क्या है, देखिए कॉज क्या, एवरी कॉज इज अ सफिशिएंट कॉज, नॉट एट ऑल। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जी मैं तो घूमने फिरने के लिए गया हुआ था, मरी तो मैं इस वजह से दावा नहीं कर सका, तो क्या ये सफिशिएंट कॉज है? कॉज है कि मैं नहीं आ सका ना। या जी मैं तो जी जो लास्ट एक्सपायरी डे था उस दिन जी मैं सोया रहा तो मैं आ नहीं सका, तो कॉज तो वो है, लेकिन वो क्या सफिशिएंट कॉज है? नॉट एट ऑल। तो फिर सफिशिएंट कॉज किसको कहेंगे? सफिशिएंट कॉज उसको कहेंगे गुड एंड जेन्युइन कॉज, गुड एंड जेन्युइन कॉज। और गुड एंड जेन्युइन कॉज से क्या मुराद है? ऐसे अवॉइड circumstances which could not be avoided with due care and attention, यानी उसने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन वो उन सर्कमस्टांसिस को अवॉइड ना कर सका, उन सर्कमस्टांसिस को ना कर सका। तो फिर सफिशिएंट कॉज की डेफिनेशन क्या हुई? एनी गुड एंड जेन्युइन कॉज, एनी गुड एंड जेन्युइन कॉज, ठीक है, दैट मीन्स एज सच सर्कमस्टांसिस विच कुड नॉट बी अवॉइडेड विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। और उसकी मिसालें मैं आपको कई दे चुका हूं, मैं आपको कई उसकी जो है वो मिसालें जो है वो आपके सामने रख चुका हूं। और उसमें कौन कौन सी मिसालें थी, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो कोर्ट आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल पहुंच गया, उसकी टांग टूट गई, वो वहां पे रहा, फिर वो आया, तो ये अब वो जितने दिन नहीं आ सका तो ये सारा उसका वो टाइम क्या हो जाएगा, उतने दिन उसके पीरियड जो है वो क्या हो जाएंगे, वो एक्सटेंड हो जाएंगे, वो उतने दिन बाद आके कोर्ट में आके जो है वो दावा जो है वो दायर कर लेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हाँ, और मैंने आपको काफी सारी मिसालें दी थी। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा फिर एक और चीज है, सफिशिएंट कॉज एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। क्या चीज है? cause sufficient cause a question of fact है which is to be decided in a judicial and manner and not arbitrary way। ठीक है, अच्छा जो sufficient question of fact का मतलब शहादत तलब मसला है। अच्छा बर्डन ऑफ प्रूफ से क्या मुराद है? ये वो जो उसका रिलीफ चाहता है, सेक्शन 5 का रिलीफ चाहता है, उसने साबित करनी है वो सफिशिएंट जो है वो कॉज है। अच्छा यहाँ पे एक चीज है कि उसने क्या साबित करना है, उसने क्या साबित करना है। देखें एक चीज तो मैंने आपको बता दी थी कि वो 3 साल सोया रहा, उससे कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि, यानी अगर लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है ना शेड्यूल में कि वो 3 साल में दावा कर सकता है, तो उससे सवाल होगा सिर्फ आखिरी दिन का, किसका? लास्ट डे का क्यों नहीं आए और उसके बाद क्यों नहीं आए? वो जो पहले वाले दिन थे ना वो उसने जाया किए, जो मर्जी हो उसके बारे में कोर्ट सवाल नहीं कर सकता उसके। ठीक है, और अब उसने लास्ट डे का बताना है और उसके बाद उसने फिर हर दिन का बताना है कि भाई मैं सर मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर ये एडमिशन स्लिप है, यहां से देख लें इस डेट को मैं डिस्चार्ज हुआ, तो इतने दिन तो मैं अस्पताल से ही ना निकला, फिर उसके बाद मैं आया हूं तो सीधा मैं आपके पास जो है वो पहुंच गया हूं। फर्ज करें एक शख्स जो है वो 10 दिन बाद आया है, तो वो 5 दिन की तो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, सफिशिएंट कॉज बता रहा है कि सर जी मैं 5 दिन बाद जो है एक्सपायरी के बाद पाकिस्तान आ गया था, लेकिन अगले 5 दिन की एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा, तो फिर उसको रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगा, बिकॉज ही वाज बाउंड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी डे ऑफ डिले। उसने सब कुछ जो था उसको क्या करना था, उसको उसने एक्सप्लेन करना था। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। उसके बाद है हाउ टू अप्लाई सेक्शन 5। A party will move application to the court along with affidavit for condonation of the delay और फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ लिमिटेशन अंडर सेक्शन। अगर एक शख्स ने सेक्शन 5 की एप्लीकेशन दी नहीं
तो उसकी वो उसका जो डिले है वो कोर्ट उसको किसी सूरत में भी कंडोन जो है वो नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद है हाउ सेक्शन 5 अप्लाइज, इट एक्सटेंड्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। ये उस पीरियड को जितने दिन वो नहीं आया होता वो उसको क्या कर देता है, उतने पीरियड को वो एक्सटेंड कर देता है, या वो दिन जो होते हैं उसको कंडोन कर देता है ताकि वो विद इन टाइम समझा जाए और उसकी बुनियाद पे कोर्ट जो है उसको जो है वो रिलीफ दे सके। बच्चों मैंने कोशिश की कि मैं आपको सेक्शन 5 जो है वो बेस्ट वे में जो है वो करवा सकूं, और उसके लिए मैंने आपको जो है वो बताया, उसके टाइटल के बारे में बताया, एक्सटेंशन के बारे में बताया, सर्टेन केसेस के बारे में बताया, फिर डिस्क्रिशन के बारे में बताया, फिर बताया कि जो एप्लीकेबल बाय अदर लॉज हैं उससे क्या मुराद है वो आपको मैंने बताया। ठीक है, फिर मैंने उसका क्राइटेरिया बताया कि जी वो कोर्ट जो है वो सफिशिएंट कॉज और कोर्ट सेटिस्फाइड हो। ठीक है, फॉर प्रेफरिंग द अपील। अच्छा अब एक बात सुने, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक है सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट और एक है सफिशिएंट कॉज। ठीक है, अच्छा दोनों को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं, इसको समटाइम ये भी कहते हैं कि जी सेक्शन 5 के अंदर डबल डिस्क्रेशन अप्लाई होती है। उससे क्या मुराद है, देखिए मेरी बात सुनिए। एक फीमेल थी, उसने जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का दावा किया, उसने कहा जी जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का दावा किया कि जनाब ये तो मैं जो है मैं इसकी वाइफ ही नहीं हूँ, कोर्ट मुझे डिक्री दे, ये है ना जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज। ठीक है, अच्छा कोर्ट ने उसको डिक्री दे दी, औरत जो है उसको डिक्री मिल गई कि जी ये इसकी वाइफ ही नहीं है, औरत ने आगे शादी कर ली। ठीक है, आगे शादी कर ली उसने। ठीक है, अब फर्ज करें वो जो आदमी था उसके पास 3 साल की लिमिटेशन थी उस डिग्री को चैलेंज करने की, फर्ज कर ले, और सॉरी 30 दिन की, ठीक है, या 90 दिन की, फर्ज कर ले 90 दिन की। ठीक है, अच्छा वो जो बीबी थी उसने भी 90 दिन इंतजार किया कि भाई हो सकता है ये अपील करे तो ये फैसला रिवर्स हो जाए तो मैं फिर इसकी बीवी बन जाऊं, तो लिहाजा उसने 90 दिन तो कुछ ना किया और 91th डे उसने जो है ना जाके उसने शादी कर ली आगे बीबी ने। ठीक है, अच्छा और 2 दिन के बाद उसने जाके अपील कर दी, उसने कहा जी मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था तो ये 2 दिन सेक्शन 5 के तहत जो है वो कंडोन कर दें, मेरी सफिशिएंट काज है और मेरी अपील सुन लें। अच्छा कोर्ट्स ने उसकी अपील सुनी, कोर्ट को लगा कि भाई ठीक है सफिशिएंट काज है, वो 2 दिन भी होने चाहिए, लेकिन कोर्ट ने देखा कि अब वो बीबी आगे शादी कर चुकी है, अगर मैंने ये डिक्री जो है जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज की सेटिस्फाइड करेगी तो ये तो वो निकाह पे निकाह वाली बात हो जाएगी और औरत को तो वो क्या कहते हैं उसके लिए तो मसला बन जाएगा। तो लिहाजा उन्होंने ये कह के कि ठीक है सफिशिएंट कॉज है बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो ये है डबल डिस्क्रेशन कोर्ट की ना, कि एक सफिशिएंट कॉज के ऊपर कोर्ट को जो है वो सेटिस्फाई करना है और प्लस कोर्ट ने ये भी देखना है कि उससे दूसरी पार्टी को अगर कोई वैल्यूएबल राइट अक्रू हो गया है तो उसका वो जो राइट है वो इन्फ्रिंज ना हो, कोर्ट ने उसको भी जो है अपने ज़ेरे गौर लेके आना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अब मैंने देखना है कि आप में से कौन इस लेक्चर को बेस्ट वे में प्रिस्क्राइब कर वो कंपाइल करता है और उसको शेयर करता है। शुरू हो जाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।